एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सब लोगों का जो बिहार एपीओ का एग्जाम है वो 7 फरवरी को होने वाला है और आज उसी के लिए हम लोग सीआरपीसी जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिहार एपीओ के लिए, उसके कुछ एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप बिहार एपीओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको 1000 क्वेश्चन लॉ के और 1000 क्वेश्चन जीएस के, मतलब कि टोटल 2000 क्वेश्चन जो है वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। उनमें से ही आज कुछ सीआरपीसी के क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। आप लॉ के पेपर में या इवन जीएस के पेपर में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बिहार एपीओ के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और जो लॉ का पेपर है वो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 मार्क्स का है। तो ये नया सिलेबस आने के बाद में ये आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग सीआरपीसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी डिफाइनिंग विक्टिम। सेक्शन 2 का जो क्लॉज WA है वहां पे विक्टिम को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged includes। ये डेफिनेशन यहाँ पे आधा दिया गया है। इसके बाद इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है 2WA में, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या सिर्फ विक्टिम का गार्जियन वहां पे इंक्लूड होता है, विक्टिम का गार्जियन और लीगल हियर, विक्टिम का नेबर या विक्टिम का क्लोज फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विक्टिम, गार्जियन और लीगल हियर। तो ये आप यहाँ पे जो सेक्शन 2 है, जो आपका डेफिनेशन वाला सेक्शन है सीआरपीसी में, इसको जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्योंकि किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं, जो आपका डेफिनेशन वाला सेक्शन है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अदर पुलिस ऑफिसर रिसीव इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। अब ये जो सुसाइड वाला प्रोविजन है वो आपका दिया गया है सेक्शन 174 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे कि क्या जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, वो अगर सुसाइड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो इमीडिएटली किसको इंटीमेट करेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे है। इसके लिए आप 174 सेक्शन को रेफर कर सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सेशन जज। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने का परमिशन कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्टेट, एनी मजिस्ट्रेट इन इंडिया, मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस और हाई कोर्ट। तो इसके लिए आपको रेफर करना है सेक्शन 1 ऑफेंस के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है और अगर आप इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है सिर्फ वही जो है यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का परमिशन दे सकता है। और 156 में जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का आ जाता है, तो उसको भी आप जरूर देख के जाइएगा। वहां से आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वहां पे अरेस्ट करने के लिए वारंट जरूरी होता है कि नहीं, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। 156 का क्लॉज 3 जहां पे मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीआरपीसी के जिनको आपको जरूर ध्यान से देख के जाना चाहिए एग्जाम में। इसके बाद आ जाइए, विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी रिजेंबल्स विद द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें हैबियस कॉर्पस जो है वो रिजेंबल होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 96, 97, 99 और 101 दिया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सेक्शन 97। 97 जो बात करता है वो बात करता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। रॉन्गफुली कन्फाइंड, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ये सेक्शन जो है इसमें हम हैबियस कॉर्पस को रिजेंबल करते हैं। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। बेलेबल और नॉन बेलेबल और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये दो क्वेश्चंस जो है वो अक्सर एग्जाम्स में, प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में पूछता है तो आप वहां पे शेड्यूल 1 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में आपसे पूछा गया है तो वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। एक क्वेश्चन
इसमें और बन सकता है कि जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की 320 में, उसके अलावा जो ऑफेंसेस है वो क्या होंगे, तो वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ये आपके ऑप्शन में होगा जो आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा और बन सकता है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन अंडर सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। प्रोसिक्यूशन विदड्रॉ कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, प्रोसिक्यूशन ड्रॉ कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट। ये केस के नेचर पे डिपेंड करेगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आप 321 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि कोर्ट का जो कंसेंट है वो जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कैन बी विथड्रॉन विद कंसेंट ऑफ द कोर्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। सीआरपीसी के अंदर कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है उस ऑफेंस का जिस ऑफेंस जो है उसमें सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ, कितने दिन के एक्सपायर होने के बाद। तो इसका जो सही आंसर है 7th का वो है 6th मंथ, यानी कि सही आंसर है ए। इसके लिए आप सेक्शन जो है 468 जरूर ध्यान से पढ़ के जाइए, जहां पे अलग अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए दिए गए हैं। लाइक आपका 6 मंथ, 1 ईयर और 3 ईयर, अलग अलग केसेस में कि कितने से कितने दिन की अगर पनिशमेंट है तो उसका क्या कॉग्निजेंस लेने का जो है वो पीरियड हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ये लगभग हर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप 468 को जरूर ध्यान से पढ़ के जाइए। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 173(1) क्लॉज 1A ऑफ सीआरपीसी, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ ए चाइल्ड may be completed within, यहाँ पे डैश है, from the date on which the information was recorded by officer in charge of police station। अब देखिए जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ है जहां पे आपकी सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट और पॉक्सो, तो इसमें से 3 जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तीनों एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसमें सीआरपीसी में ज्यादा सेक्शंस हैं जहां पे उनको बहुत अमेंड किया गया है, और आईपीसी में कुछ सेक्शंस हैं जिनको ऐड किया गया है रिलेटेड विद द आपके जो ये रेप केसेस हैं माइनर गर्ल के साथ, जहां पे 12 इयर्स और 16 ईयर की गर्ल्स के रेप के लिए वहां पे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस डाले गए हैं। तो इसका जो है अलग से एक मैंने वीडियो बनाया था 2018 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो अमेंडमेंट्स जरूर देख के जाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 मंथ। ये आपका सेक्शन है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। आप नया वाला बेरेक्ट लीजिए, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी जो है वो अमेंडमेंट एक्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 142 ऑफ सीआरपीसी, अ मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू, यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, शो कॉज नोटिस, नोटिस ऑफ फॉरफीचर प्रॉपर्टी, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। ये जो क्वेश्चंस है जिसमें सेक्शंस भी आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और कुछ सेक्शंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अपना इंडेक्स जो है वो रिवाइज करके जाना ना भूलें। An executive magistrate is empowered to grant remand under section 167। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 15 डेज वो सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने दिन का रिमांड देने के लिए, मैक्सिमम कितने दिन का रिमांड देने के लिए एम्पावर्ड है। और जब आप 167 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज क्लियर होती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो एम्पावर किया गया है वो सिर्फ 7 डेज के लिए किया गया है। इसका जो सही आंसर है बी है, ना कि 15 डेज। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि वहां पे वर्ड सिर्फ मजिस्ट्रेट यूज हुआ है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुआ है, क्योंकि इनसे जो है वो क्वेश्चन सही और गलत दोनों होने के बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ें। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड the High Court to exercise jurisdiction under section 482 of CRPC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। मैंने CRPC के बहुत सारे केस लॉ की जो चार्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केस लॉज को भी जरूर देख के जाइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है CRPC में, जिसको आपको जरूर ध्यान से देख के जाना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मिनिमम नंबर
नंबर ऑफ जजेस, कितने मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड हैं हाई कोर्ट के जब वो 10 सेंटेंस के कंफर्मेशन पे साइन करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आप इसमें यहाँ पे सेक्शन जो है वो 369 को रेफर कर सकते हैं। 368 बात करता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसको हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, ये 368 में है। और 369 में दिया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 जजेस होने चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2 जजेस, और आप यहाँ पे 369 सेक्शन रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज टू। ये जो आपका पूरा 160, 161, 162, 164 ये वाले जो सारे के सारे आपके सेक्शन हैं, इवन 154 से लेके 174 तक वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें हर सेक्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए। 161 सेक्शन में पूछा गया है कि उसको जो स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। Corroborate the statement, corroborate and contradict the statement, या कंट्राडिक्ट सिर्फ करने के लिए, या वो किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो जब आप सेक्शन 161 को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसका कोरोबोरेशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है। तो आप इन सेक्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस इशू किया जा सकता है। अब देखिए जो आपके ये सब सेक्शंस हैं, जैसे आपका ये कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, या आपका वाटर और लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट के, इन सारे चीजों में आपको एक तो सेक्शन भी ध्यान से पढ़ के जाना है, दूसरा कौन सा मजिस्ट्रेट वहां पे एम्पावर्ड है वो देने के लिए ऑर्डर, आपको वो भी पढ़ के जाना है। उसमें अगर कोई पीरियड मेंशन है तो वो भी आप जरूर पढ़ के जाइए, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, क्योंकि ये सारे इन सबसे क्वेश्चंस वहां पे आपको बन सकते हैं। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है आपका 133। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम 15 क्वेश्चन पे। 15 जो है बात कर रहा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी एफआईआर का डेफिनेशन दिया गया है। तो देखिए जब आप सेक्शन 2 को देखते हैं तो वहां पे आपको एफआईआर का डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं मिलता, और पूरे सीआरपीसी को आप पढ़ेंगे तो वहां पे एफआईआर जो है वो कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। जहां तक सेक्शन 154 की बात है तो 154 में सिर्फ इतना लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस में आप इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो 151 के अंदर देते हैं और उसको हम एफआईआर कहते हैं, पर एफआईआर का स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो है वो पूरे सीआरपीसी में आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती से 154 जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये गलत आंसर है। आपका जो सही आंसर है वो होगा नॉट डिफाइंड। 16 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स व्हाट पर्सन मे बी चार्ज ज्वाइंटली। जो ज्वाइंटली चार्ज हो सकते हैं, जो चार्ज वाला पोर्शन है वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका 216 216 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 16वें का वो है आपका 223। सही आंसर है 2 to 3। इसके बाद आ जाइए 17 पे। 17 में है कि वंस अ जजमेंट हैज बीन साइंड, एक बार अगर जजमेंट जो है वो साइन हो सकता है तो क्या वो अमेंड हो सकता है अगर वो पीरियड ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड है। क्या उस जजमेंट को ऑल्टर किया जा सकता है रीजंस को एक्सप्लेन करके, वहां पे दोबारा ट्राई किया जा सकता है, या सिर्फ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर ही वहां पे करेक्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए एक बार जजमेंट साइन हो जाता है तो उसके बाद उसमें कोई ऑल्टरेशन, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है एक्सेप्ट क्लैरिकल और अर्थमेटिकल अगर कोई एरर है तो उसके अलावा। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है कि 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है सेक्शन 439 क्लॉज 1A, द प्रेजेंस ऑफ द इंफॉर्मेंट, ये जो है आपका हाई कोर्ट और सेशन ऑफ कोर्ट 439 में उनको जो एक्सक्लूसिव पावर दिए गए हैं रिगार्डिंग बेल वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें ही एक है 1A जो ऐड किया गया है आपका 2018 से क्लॉज, उसमें है कि द प्रेजेंस ऑफ द इंफॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम शैल बी
क्या उस पर्सन का प्रेजेंट रहना एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पर्सन अंडर सब सेक्शन 3, जो आपका 2018 से आईपीसी के अंदर सेक्शंस ऐड किए गए हैं। 376 का क्लॉज 3 जो 16 ईयर की गर्ल्स के साथ रेप का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। 376 ए बी जहाँ पे आप 20 ईयर एज की माइनर गर्ल के साथ में रेप का प्रोविजन डाला गया है। और डी ए और डी बी जो गैंग रेप से रिलेटेड है इन केस ऑफ 16 ईयर और 12 ईयर गर्ल्स के साथ में। ये प्रोविजंस आईपीसी में आपके ऐड किए गए हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड बेल का एप्लीकेशन है तो उसकी हियरिंग के टाइम पे इंफॉर्मेंट या उसके द्वारा ऑथोराइज्ड कोई पर्सन का जो प्रेजेंस है वो क्या हो गया है। ये 2018 से एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है 439 के अंदर, जो आपको जरूर ध्यान से देख के जाना चाहिए। नॉट मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी या डिस्क्रिशनरी है या इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िए 2018 का अमेंडमेंट, तो आपको ये चीज यहाँ पे दिखेगा कि ये ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी वर्ड वहां पे यूज किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप जरूर देखिए। अब हम आते हैं 19 पे। इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107, देखिए आपका 107, 108, 109 और 1110 ये जो सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट ध्यान से पढ़ने हैं कि किस सेक्शन में कौन से मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है वहां पे ऑर्डर पास करने के लिए, और वहां पे पीरियड क्या दिया गया है। वहां पे 2 ही पीरियड दिए गए हैं 107 से लेके 110 में, या तो 1 ईयर या तो मैक्सिमम वहां पे 3 ईयर है। तो अलग अलग सेक्शन में ये अलग अलग पीरियड्स हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो यहाँ पे है कि 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू रिक्वायर एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग, वो कितने दिन से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता है। तो आप अगर 107 को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होता है वो ए होता है 19 का 1 ईयर। अब हम आते हैं 20 पे। An appeal against acquittal made by a metropolitan magistrate shall lie to। अब देखिए ये जो पूरा अपील वाला आपका चैप्टर है 29 चैप्टर है, यहाँ पे आपके जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका अपील किसके पास जाएगा वो सब कुछ वहां बताया गया है। पिटी ऑफेंसेस में जो है वो अपील नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 29 के अंदर, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा 20 का वो हो जाएगा आपका सेशन कोर्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे 21। Under which section of CRPC an accused person can himself be a competent witness? ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका 21। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए सेक्शन 315। उसके बाद है हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो या कैंसिल ना हो तब तक जो है वारंट ऑफ अरेस्ट फोर्स में रह सकता है। वो तभी जो है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या तो वो कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सीआरपीसी की जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए स्पेशली फॉर द बिहार एपीओ। थैंक यू।